नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। न्यूज रूम लाइव में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। भुखमरी में और नीचे गिरी भारत की रैंकिंग, ये आज की सबसे बड़ी खबर है और इसी खबर पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले दर्शकों को कुछ इस खबर से जुड़े हुए विस्तार से मुद्दे हैं, उनको बताना चाहेंगे कि रैंकिंग जो है भुखमरी से जुड़ी हुई, इसमें भारत जो है लगातार उसकी रैंकिंग गिर रही है और पाकिस्तान, श्रीलंका भी हमसे आगे निकल गया है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक यानी कि हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग और भी ज्यादा खराब हो गई है। भारत भुखमरी से जुड़ी इस रैंकिंग में 6 स्थान और नीचे गिर गया है। ताजा रैंकिंग के अनुसार भारत 107वें स्थान पर आ गया है और यह रैंकिंग 121 देशों की है, यानी कि 121 देशों में भारत 107वें स्थान पर पहुंच गया है। इससे पहले भारत 116 देशों की रैंकिंग में 101वें स्थान पर था। तो लगातार जिस तरीके से भारत की सरकार ने ये दावा किया था कि कोरोना के दौरान हम मुफ्त लोगों को राशन बांट रहे हैं और इससे बहुत सहूलियत मिलेगी, लेकिन वो सारे दावे इस जो नए इंडेक्स की रेटिंग आई है और जिसमें पायदान फिसल गया है भारत, उसमें वो तमाम दावे धराशायी हो गए। इसी खबर पर जुड़ेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी जिगर पांड्या से और जानेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे। ये भारत जो है नीचे पायदान पर खिसक गया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी सुमित, ये चिंता का सब्जेक्ट है, चिंताजनक समाचार भी है, क्योंकि भुखमरी में अगर भारत की रैंकिंग और नीचे गिरती जा रही है और जब हमारे यहाँ के जो राजनेता है, किसी भी पक्ष के ले लो, वो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, जनता को मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटने की बात कर रहे हैं, लेकिन किसी भी नेता कुपोषण और ये जो भुखमरी है उसके ऊपर बात नहीं कर रहा है। विश्व गुरु बनने की बात हो रही है हमारे यहाँ, लेकिन यहाँ जो हमारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक जो है, यानी कि हंगर इंडेक्स 2022 जो जारी किया गया है, उसमें तो हमारा स्थान जो है वो पिछले साल 2021 से भी 6 स्थान नीचे गिरकर 107वें नंबर पे पहुंच चुका है। अब ये जो शर्मजनक बात तो वो है कि हमारे पड़ोसी जो देश है, जो इसके लिए बहुत जाने जाते हैं, और जब ये जाने जाते हैं और पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, बाकी सब बहुत सारे देश है, उससे भी हम पीछे चले गए, तो ये चिंताजनक तो है ही है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक जो है हंगर इंडेक्स, उसमें भारत की रैंकिंग और भी ज़्यादा खराब प्रदर्शन जो हो रहा है, उससे हमको एक आईना भी दिखाया गया है कि आपके भारत में भुखमरी से जुड़ी ये जो समाचार है, उससे मतलब ताज़ा रैंकिंग है, ऐसा तो नहीं है कि मतलब बहुत दिनों पहले हुआ था, एकदम ताज़ा रैंकिंग आए हुए और 107वें स्थान पर अगर भारत का रैंकिंग है और वो भी 121 देशों में, तो मैं समझता हूँ कि ये हैरानी करने वाली बात है। जहाँ केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, पूरे का पूरा एक हफ्ता सप्ताह चला रहा है। हम मीडिया से मतलब ये बात भी न्यूज़ से जरिए हम लोगों को भी बता रहे थे कि भी ये कोई उत्तर प्रदेश में या गुजरात में, महाराष्ट्र में, कोई भी राज्य में कुपोषण सप्ताह चल रहा है और मुख्यमंत्री वहाँ जाके बच्चों को या आशा वर्करों को कुछ खाना देते हैं, गर्भवती महिलाओं को कुछ पोषण युक्त आहार मिल सके उसकी व्यवस्था करते हैं। ये सब समाचार हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, लोगों को सुनाते हैं, लेकिन आज ये जो समाचार पे हम ये जो खबरें, बहुत बड़ी खबर है और हम लोगों को सुना रहे हैं, तब हमको भी थोड़ी शर्म आ रही है कि हमारे भारत का ये रैंक है। जी शोभित। बिल्कुल ही निश्चित ही तौर पर कहेंगे कि ये हैरानी करने वाली बात है, जिस तरीके से भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है और लगातार इसके द्वारा यहाँ पर सबसे ज्यादा खेती पाई जाती है और उसके बाद में अगर ये आंकड़ा आता है तो निश्चित ही शर्म की बात है। अनुराग ठाकुर का एक बयान भी सुनना चाहेंगे कि कुछ दिनों पहले उन्होंने किस तरीके से जो ये मुफ्त राशन बांटा गया था उसको लेकर क्या कुछ कहा था, फिर इस खबर पर ही विस्तार से बात करेंगे। प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 3 महीने के लिए मंजूरी दी है, उसके विस्तार के लिए मंजूरी दी है। 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिलता है और इसमें अगले 3 महीने में लगभग 122 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न देश भर के 80 करोड़ से ज़्यादा गरीबों को मिलेगा, जिस पर लगभग 44,762 करोड़ रुपया खर्च आएगा। तो अनुराग ठाकुर के द्वारा तमाम वो वादे किए गए थे जिस टाइम पे सबसे ज्यादा सहूलियत लोगों को देने की बात कही जा रही थी कोरोना काल के दौरान, और इसके बाद भी मुफ्त राशन कई राज्य सरकारों ने बांटे और यहां तक जिक्र किया कि हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान है और इसके द्वारा जो है कोई भी हमारे देश में भूखा ना रहे, ये सरकार की पहली प्राथमिकता है। और इसके बाद भी जो नया आंकड़ा आया है वो चौंकाने वाला है, 107वें पायदान पर हम पहुंच गए। हैरानी की बात यह है कि अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश और नेपाल से भी पीछे हैं हम। साउथ एशिया के देशों में अफगानिस्तान के बाद सबसे ज्यादा हालात भारत की ही खराब है। आपको बता दें कि इससे पहले साल 2020 में भारत 94वें स्थान पर था। यह रैंकिंग GHI स्कोर के आधार पर जारी की जाती है और भारत का यह स्कोर लगातार कम हो रहा है। अभी भारत का स्कोर 29.1 है और यह साल 2000 में 38.8 था, जो 2012 और 2021 के बीच 28.8 और 27.5 के बीच रहा है। तो लगातार जिगर जी आपसे ही जानना चाहेंगे कि इस तरह के जब तमाम दावे किए जाते हैं, तमाम वादे किए जाते हैं और लोगों को सहूलियत देने की बात कही जाती है, तो फिर ये आंकड़ा जो गिर रहा है, जो भारत की छवि, यहां से विदेश में भी इस छवि को लिए जो है कहीं ना कहीं उसको नीचा देखना पड़ेगा या दिखाया जा रहा है कि आप तो बड़े बड़े चौंकाने वाले दावे करते हैं, आप वादे करते हैं कि जनता जो है भारत की वो बहुत सुखाल है, बहुत खुशी है और उसे किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं, और इसके बाद भी भुखमरी में आप 107वें पायदान पर आ रहे हैं। इस चीज को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, ये जो सरकार की भी मुहिम चल रही होगी कि भाई सस्ते अनाज की जो दुकानें हैं वहाँ से राशन वहीं पे मिल जाए। देखो एक बात तो है कि जब भूखमरी और कुपोषण के ऊपर हम बात करें तो भारत से भी बुरी स्थिति वाले देश हमारे सामने है, जैसे कि अफगानिस्तान, जाम्बिया, अफ्रीकन देश जितने हैं उसमें भी मतलब गिनी बिसाऊ है, तिमोर लेस्ते है, सिएरा लियोन है, लाइबेरिया है, नाइजर है, ये सब मध्य अफ्रीकी गणराज्य और उसके आसपास के जो देश है उसमें तो हम जहाँ नज़र डालें वहाँ पे भूखमरी और कुपोषित बच्चे मिलते हैं। हमारे यहाँ इतनी स्थिति तो खराब नहीं है जो मतलब हम सोचते हैं, क्योंकि हम एक बात तो फिक्स है शोभित कि भारत में ये जो स्थिति भले 107 पे गिरी हुई है, लेकिन साउथ अफ्रीका के देशों में जो नज़र आता है, जो दृश्य नज़र आता है उसके जैसी तो नहीं है, लेकिन उसके जैसी न हो जाए उसकी चिंता तो करनी पड़ेगी। अब देखो थोड़े महीनों पहले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के देशों को ऐसा बोल रहे थे कि भारत दुनिया के देशों को अनाज भेज सकता है। अगर ये बात सही थी तो आज ये जो रिपोर्ट आया हुआ है उसमें मतलब चिंताजनक है कि पहले भारत के बच्चों को, भारत के हर नागरिक को आप पेट भर के खाना पहुंचाइए, उसके बाद दुनिया के देशों को अनाज पहुंचाने की व्यवस्था कीजिए, तभी विश्व गुरु बन पाएंगे। फिलहाल हम तो मतलब भूखे सो रहे हैं, हमारे बच्चे यहाँ के नागरिक भूखे सो रहे हैं। रास्ते पे हमने देखा होगा, आपने दिल्ली में देखा होगा, मैंने यहाँ पे अहमदाबाद में देखा हुआ है कि बहुत सारे लोग सड़क के आसपास हमने देखा हुआ है कि वो सो रहे हैं, जो मिला वो खा के सो जाते हैं, जो मतलब दिन भर मजदूरी की उसमें से जितना मिला मजदूरी के तौर पर पैसा, उनमें से ही अपने परिवार के 2-4 लोग हैं उन लोगों को खाना खिला के, पानी पिला के उनके बच्चों को सुला देते हैं। मैं समझता हूँ कि उनके जो बच्चे हैं जो सड़क पे साइड में रैन बसेरा हो या कहीं पे सो जाते हैं, उनके बच्चे को तो शायद मैं समझता हूँ कि दूध भी नसीब नहीं होगा।
अब देखो बढ़ती महंगाई, दिन प्रतिदिन दूध के कीमतें भी आसमान छू रही है। तो ये जो मतलब मजदूर वर्ग है उसको कैसे वो दूध भी नसीब नहीं होगा, तो वो दूध तो अपने सपने में भी नहीं सोच सकता। तो ये कुपोषण वहाँ से शुरू होता है कि 2 टाइम अगर खाना मिल भी गया तो कितना मिला, पेट भर के मिला है कि नहीं मिला है, वो भी ध्यान रखने वाली बात है ना। ऐसा नहीं है कि भूखे लोग सो जाते हैं, भारत में करोड़ों लोग हैं वो भूखे सो जाता है, उसकी बात हम बाद में करेंगे। लेकिन जिस लोगों को खाना मिलता है, जिन लोगों को अनाज मिलता है, अपनी मजदूरी से कुछ तो लाके वो खाना खा सकते हैं अपने परिवार के लिए, वो भी क्या पेट भर के खाना खा सकते हैं, ये भी एक सोचने वाली बात है। हमने तो देखा हुआ है, मतलब इतने सारे नहीं देखे हैं, लेकिन जब जब नज़र पहुंचती है, जहाँ तक नज़र पहुंचती है वहाँ तक रैन बसेरा हो या सड़क पे जो फुटपाथ पे सोए हुए लोग हैं, वो क्या खाना खा के सोया हुआ है? अगर सोया हुआ है तो कितना खाना खा के सोया हुआ है, ये भी एक सवाल है। जाके एक बार पूछना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि, और ये मैं और आप नहीं कर सकते, ये सरकारी तंत्र कर सकती है। सरकार को ये सर्वे करना पड़ेगा। बड़ी बड़ी बातें करनी है, कुपोषित हम हटा देंगे, कुपोषण सप्ताह मना लिया, क्या एक सप्ताह में कुपोषण हट गया है क्या? ये भूखमरी है जो एक सप्ताह मना लिया किसी राज्य ने या किसी सरकार ने, राज्य सरकार ने या केंद्र सरकार ने, तो क्या वो 15 दिन में या 7 दिन में सब कुछ हट चुका है? नहीं हटा है। तो ये भी सर्वे करना पड़ेगा और हर नागरिक के बीच में जाके ये देखना पड़ेगा, तब ये बात समझ में आएगी सरकार और सरकार चलाने वाले को, तंत्र के अधिकारियों को। जी शोभित। जी बिल्कुल, आपके सवाल से ही मैं अगला सवाल की शुरुआत करना चाहता हूं। आपने कहा अफ्रीकन देश की अगर तुलना करते हैं तो उनकी स्थिति बहुत खराब है, लेकिन हम अफ्रीकन देश से तुलना नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि जब हम विकसित नहीं विकासशील की राह पर चल रहे हैं, हमारे आला अधिकारी, हमारे नेतागण ये कहते हैं, हमारे देश के मुखिया ये कहते हैं कि अब वो भारत नहीं है जो कभी हुआ करता था। अब हम विकासशील होने के रास्ते पर अग्रसर हो रहे हैं, और अगर वैश्विक परिदृश्य पर नजर डालें तो भारत की स्थिति दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है। और ऐसे में हम तुलना करते हैं कि हम कहीं ना कहीं अमेरिका की बराबरी कर लें, हम कहीं ना कहीं रसिया की बराबरी कर लें, और कहीं ना कहीं हम चाइना के मुकाबले जो है उसकी बराबरी कर लें। और ऐसे में ये जब आंकड़ा आता है तो निश्चित ही चौंकाने वाला आंकड़ा ये साबित होता है। बात कर ले अगर पड़ोसी देशों की भी अगर हम बात कर लें तो उसमें पाकिस्तान का 99वें स्थान मिला है, श्रीलंका को 64वां स्थान मिला है इस इंडेक्स में, और बांग्लादेश को 84वां, नेपाल को 81वां और म्यांमार को 71वां स्थान मिला है। फिर भारत इन सबसे जब श्रेष्ठ बनने की बात के रास्ते पर चल रहा है और लगातार हम निरंतर प्रगति करते जा रहे हैं, जबकि हम कृषि प्रधान देश भी पहले हैं, तो ये आंकड़ा जब आता है कि जब देश की जनता ही भूखी रहेगी और भुखमरी में हम 107 पायदान में चले जाएंगे, तो वो तमाम वादों का क्या जो हम बाहरी परिदृश्य से अपने आप को मजबूत दिखाने की कोशिश करते हैं, उन वादों का क्या जब नेता भरे मंच से कहते हैं कि हम देखिए हमारी स्थिति ये वित्तीय स्थिति ये थी, हम अर्थव्यवस्था पर 5वें स्थान पर आ गए हैं, और आज जो ये आंकड़ा आया है वो 107वें पायदान पे आपको नीचे धकेल रहा है। हमसे तो बेहतर अन्य छोटे देश हैं जो जहां पे जनता की जो रेटिंग आई है वो हमसे कई बेहतर है। छोटे देश हैं वो 80 नंबर पर रेटिंग कर रहे हैं। तो आज ऐसे में ये कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली बात हो जाती है, और तुरंत इसका आंसर आपसे चाहते हैं कि लगातार इस तरीके की, इस रवैये की जो 107वें नंबर पर भारत की रेटिंग आई है, इस रवैये को लेकर खामियां कहां कहां रही हैं सरकार की, ये भी जानना चाहते हैं। जहाँ जहाँ रही है उसकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन शोभित मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जिस सदन में ये जो हमारे प्रतिनिधि वो राज्य सरकार के विधानसभा में बैठते हैं या लोकसभा में या राज्यसभा में बैठते हैं, उनकी थाली तो शायद डिस्काउंट में उनको खाने के लिए मिल जाती है, वो चाहे शाकाहारी थाली हो या मांसाहारी थाली हो, उनको तो पेट भर के खाना मिल जाता है डिस्काउंट में सरकारी खजाने से। लेकिन जो जनता है उनकी हम बात करें तो 2022 का डिटेल रिपोर्ट फिलहाल तो हमारे पास आया नहीं है, ये जो खबरें आई है उससे हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन 2020 का है तो हम अंदाज़ा लगा पाएंगे कि अगर 2020 में ये हालत भारत की थी तो 2022 के रिपोर्ट में कितनी बड़ी होगी, क्योंकि
2020 में अगर वो 94 स्थान पे था या पिछले साल 101वें स्थान में था, तो आज तो 107वें स्थान पे पहुंच चुका है। तो पिछले 2 सालों से पहले अगर जो स्थिति थी उसके आंकड़े मेरे पास है। अगर मैं उसकी बात करूंगा तो 2020 में साउथ एशिया में 1131.5 मिलियन लोग ऐसे थे कि उनको हेल्दी डाइट नहीं मिली थी, और उनमें से 993.3 मिलियन लोग भारत के थे। आज समझ सकते हो ये आंकड़ा का क्या मैं क्यों इशारा कर रहा हूं। अगर 1331 मिलियन लोगों में से आपके 9.5 मिलियन लोग भारत के अगर होते हैं, तो भूख से मरने वालों की लोगों की संख्या या आंकड़ा उस टाइम पे हर साल में 7,000 से 19,000 लोग भूखे मर रहे थे, और हर 5 से 13 मिनट में एक आदमी बिना खाने से मर जाता था। अगर 2020 में हर 5 से 13 मिनट में हर आदमी मतलब एक आदमी बिना खाने से मर जाता था, तो 2022 में ये 13 मिनट का जो एक रेशियो है वो मैं समझता हूँ कि वो 3-4 मिनट तक पहुँच गया होगा। अगर 5 से 13 मिनट के एवरेज के अंदर एक आदमी उस टाइम पे मर जाता था 2020 में, तो आज उसकी एवरेज कितनी होगी। फूड बैंकिंग की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 199 मतलब 189.2 मिलियन लोग कुपोषित है। ये 2020 की रिपोर्ट थी, और ऐसे में अंदाजा भी हम लगा सकते हैं कि 14% जनसंख्या अगर 2020 में कुपोषित थी, तो 2021 में कितनी होगी और 2022 में कितनी होगी। तो ये आईना जो है, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जो नेताजी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं सदन में बैठ के कि हमने ये काम किया, हमने वो काम किया, हमने वो पैकेट भेजे, वो मतलब आशा वर्करों को काम पे लगाया, ये किया वो किया, लेकिन कुपोषित जो संख्या है, जो परसेंटेज है, वो तो बढ़ती ही जा रही है। तो शोभित मैं समझता हूँ कि ये जो दावे जो है तंत्र के हो या सरकार के हो या जनप्रतिनिधि के है, जो कोई दावा कर रहा है कि हमारे ये दावे हम ये कर रहे हैं, तो इनको ये रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। मैं समझता हूँ कि अगर हम दोनों ये बात कर रहे हैं और हमारे साथ जितने लोग ये बात सुन रहे हैं, तो उनको तो भूखमरी और ये जो कुपोषित संख्या जो है वो समझ में आ गई होगी, और मैं समझता हूँ कि उनको तो नींद भी नहीं आएगी। तो अगर ये जो मतलब हमारे जो नेताजी है, जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, उनके दावे भले ही खोखले हो, लेकिन उनके लिए भी ये आईना तो है, और ये आईना को देखना पड़ेगा। जी शोभित। आंकड़े जरूर चौंकाने वाले हैं, और नेताओं को भी इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि लगातार अगर देश की जनता ही भूखी सोएगी तो देश तरक्की नहीं कर सकता है। बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव से पहले राहुल गांधी के पास पहुंचे मल्लिकार्जुन खड़गे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और आज उसका 38वां दिन है, और यह कर्नाटक के हलकुंडी गांव से शुरू हुई है। आज की पदयात्रा खास इसलिए है क्योंकि इस पदयात्रा में कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हुए। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी राहुल गांधी के साथ मौजूद हैं। इसी खबर पर सीधे जुड़ेंगे अपने वरिष्ठ सहयोगी जिगर पांड्या से, और उनसे जानेंगे कि अभी 17 अक्टूबर को चुनाव होने वाला, आज 15 अगस्त हो गई है, और इसके बाद में कह सकते हैं शशि थरूर जहां गुजरात में उन्होंने दौरा किया था, और मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें तो खुद वो राहुल गांधी से मिलने पहुंचे हैं। क्या कुछ कहेंगे इस मुलाकात को लेकर? देखो, सबसे पहले तो कांग्रेस और भारत जोड़ो यात्रा और 1000 किलोमीटर पूरी हो चुकी है, तो कांग्रेस बधाई के पात्र तो है। उससे ज़्यादा बधाई के पात्र राहुल गांधी जी है, क्योंकि 1000 किलोमीटर पैदल चलना, वो भी भारत में उनके जो केरला से उनकी सीट से जहाँ से वो जीते हुए हैं, वो इलाका से लेके फिलहाल कर्नाटका तक पहुँच चुके हैं, और 1000 किलोमीटर तक अगर वो चले हैं और बिना रुके बिना थके, बारिश में भी उन्होंने तो जनसभा संबोधी थी। तो
एक बात तो मतलब स्वीकारनी होगी, भारत के राजनेताओं को, भारत की राजनीति में मतलब इंटरेस्ट रखने वाले लोगों को या कांग्रेस से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं, जो मतलब उनके काम के लिए एक जान फूंकनी थी, वो काम तो राहुल गांधी ने करके दिखा दिया है। 1000 किलोमीटर तक वो पैदल चल के एक संदेशा तो दे दिया है कि कांग्रेस का अगर एक नेतृत्व मन में ठान लेता है कि हमको ये करना है तो उसका रिजल्ट भी हम देते हैं। और रही बात ये जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की, और वो भी पहुंच चुके हैं और बेल्लारी में शायद विशाल रैली को राहुल गांधी जब संबोधित करेंगे तो उनके साथ वो भी पहुंच चुके हैं। तो मैं एक बात तो बताना चाहूँगा कि ये जो खड़गे साहब है और वहाँ अगर आज पहुँचे हैं और ये जो समाचार हमारे साथ आ रहे हैं और वो शामिल भी हो चुके हैं पदयात्रा में, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो निवेदन लगातार आ रहे हैं कि गांधी परिवार ये पूरी चुनावी प्रक्रिया से दूर है, गांधी परिवार इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं करेगा और पूरी पारदर्शिता के साथ ये चुनाव होगा। तो मैं इस खबरें से मैं एक बात शोभित जरूर बताऊंगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर दोनों इस पद के उम्मीदवार हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे उनका जो दौरा था वो ख़त्म करके राहुल गांधी के पास पहुंच चुके हैं, तो मैं समझता हूं कि वो थैंक यू बोलने के लिए गए होंगे और अंदर अंदरूनी क्या बात होती है वो तो हम जान नहीं पाएंगे, लेकिन मैं इतना गेस कर पाऊंगा कि वो राहुल गांधी को थैंक यू बोलने के लिए गए कि ये कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए आपने मुझे एक मतलब तक दी, तो उनके लिए आपका आभार है। और दूसरी बात कि शशि थरूर कल उनकी नाराज़गी कहीं ना कहीं जता चुके हैं कि मैं जहाँ जहाँ गया वहाँ शीर्ष नेता कोई भी राज्य का मुझे मिलने के लिए नहीं आया, मुझे सुनने के लिए नहीं आया। सिर्फ कुछ कार्यकर्ता जो थे वो आए थे और मैंने उनको मेरी बात बता दी है और मेरा मेन एजेंडा जो था वो कार्यकर्ता से जुड़ा हुआ था, तो मैं कार्यकर्ता से ही मिलूंगा। लेकिन शशि थरूर को भी पता चल चुका है कि वो कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव जीतने वाले नहीं है। और क्यों जीतने वाले नहीं है तो उनका जवाब हम पहले से बोल देते हैं। पहले से जब ये चर्चा हुई तब से हम बता रहे थे कि गांधी परिवार के नज़दीकी जो होगा वो ही कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव जीत पाएगा। और आज अगर मल्लिकार्जुन खड़गे वहाँ पहुँच चुके हैं तो ये पारदर्शिता पर भी सवाल उठेंगे। और यहाँ से हम जब सवाल उठे ना उठे तब की बात तो तब रहेगी, लेकिन हम तो सवाल कर देते हैं कि कांग्रेस की जो ये पारदर्शिता है वो कितनी है वो आज देश ने तो देख ली है। अगर वो नहीं गए होते, ये चूक हुई है, अगर वो आज नहीं गए होते और जब ये चुनाव खत्म हो जाता तब उनको मिलने के लिए गए होते तो समझ लेते हैं कि भाई गांधी परिवार का एक महत्व का हिस्सा है कांग्रेस के साथ। और 22 साल तक अगर सोनिया गांधी इसी पद पे बनी रही थी और उनके टाइम पे कांग्रेस का एक गोल्डन पीरियड भी चल रहा था, सत्ता स्थान पे भी थी, तो मिलने के लिए गए होंगे। वो तो हम चर्चा का विषय नहीं होता, लेकिन आज ये चर्चा का सब्जेक्ट मीडिया को मिला हुआ है, जनता को मिला हुआ है। और मैं समझता हूं तब तक ये पारदर्शिता पर भी सवाल उठा है। जी शोभित। बहुत धन्यवाद जिगर पांड्या जी, विस्तार से सभी खबरों पर चर्चा करने के लिए। तो निश्चित ही तौर पर कहना चाहेंगे कि मल्लिकार्जुन खड़गे की उम्मीदवारी जो है इस यात्रा में देखी जा रही है। हालांकि पारदर्शिता का भी जिगर पांड्या ने जिक्र किया, वो करना भी जरूरी हो जाता है क्योंकि उम्मीदवारी की बात कही जा रही है और राहुल गांधी की तरफ से स्पष्ट किया गया था और कांग्रेस आलाकमान की तरफ से स्पष्ट किया गया था कि किसी भी तरीके से जो उम्मीदवार है उसमें जो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व है वो निष्पक्ष भूमिका में नजर आएगा। लेकिन मल्लिकार्जुन
मल्लिकार्जुन खड़गे जब भारत जोड़ो यात्रा में पहुंच गए हैं, कांग्रेस के जो मुखिया कहे जाने वाले युवराज के साथ यानी कि राहुल गांधी के साथ में वो कदम से कदम मिलाकर चलते हुए देखे जा रहे हैं, तो निश्चित ही सवाल उठना लाजमी हो जाता है। और बात यह भी कहना चाहेंगे कि तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे की जिस तरीके से जन समर्थन उनको मिलता हुआ दिख रहा है कांग्रेस नेताओं के द्वारा, तो कहीं ना कहीं उनकी उम्मीदवारी पर जो है जीत की मुहर लग चुकी है, या कह सकते हैं कि नतीजे 17 अक्टूबर को जब चुनाव होंगे और 19 अक्टूबर को जब नतीजे आएंगे तो उम्मीदवारी जो है उनकी 100 नहीं 101% जो है उस पर वो काबिज होते हुए दिखेंगे। तो फिलहाल न्यूज रूम लाइव में आज के लिए इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे नए मुद्दों के साथ में, तो फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।